बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा यूनिट 6 का पार्ट 3 आ रहा है जो कि होगा MCQ बेस्ड क्लास। और इसमें हम पार्ट 6 से संबंधित सभी टॉपिक्स के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे क्लास की ओर। आप हमारा DLED गाइड बुक परचेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। यहाँ पे पहला सवाल लेंगे, CRC का फुल फॉर्म बताना है। तो CRC यानी कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल है BRC का फुल फॉर्म, तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। आसान सवालों को फटाफट से लेते चलेंगे। इनमें से क्या प्रखंड संसाधन केंद्र के कार्य हैं? तो प्रखंड संसाधन के कार्य हैं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सहायता करना। इसके बाद है वोटर कार्ड का निष्पादन कार्य, ये गलत हो जाएगा। विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण, ये सही है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना, ये गलत हो जाएगा। तो A और C हमारा सही है, दूसरा विकल्प। अगला सवाल लेंगे, इनमें से क्या संकुल संसाधन केंद्र के कार्य हैं? शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना, सही है। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान ढूंढना, सही है। विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण करना, सही है। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना, गलत है। तो A, B, C हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेंगे कि CRC एवं BRC के संदर्भ में NCF 2005 का निर्देश क्या है? पहला है, इनका कार्य केवल प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन है। नहीं, केवल प्रशासनिक भूमिका नहीं है, प्रशासनिक के साथ साथ अकादमिक भूमिका का भी निर्वहन का कार्य है। इनका कार्य केवल विद्यालय से वांछित आंकड़ों का संग्रहण करना है। केवल लग गया तो नहीं, केवल नहीं है। इन्हें शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी जाए, ये सही है। इनका कार्य विद्यालयों के अकादमिक मदद का है, ये भी सही है। तो C और D यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे कि इनमें से कौन BRC का एक प्रमुख कार्य है? डायट तथा शिक्षकों के बीच समन्वय एवं सेतु का कार्य करना, तो ये तो सही है। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं ले सकते, दूसरा गलत है। विद्यालय में औचक निरीक्षण करना एवं कमियां निकालना, देखिए कमियां निकालने का कार्य जो है वो BRC का नहीं है, कमियों को दूर करने का कार्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। जिला स्तर पर शैक्षिक कार्यों का कार्यान्वयन कौन करता है? तो जिला स्तर पर जैसा कि हम लोगों ने क्लास में देखा है कि DRC, ठीक है। जिला स्तर पर कौन करता है? तो DRC। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जिला स्तर से फिर स्कूल स्तर तक पहले की जो संस्था सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है वो है DRC। DRC से फिर चले जाते हैं BRC में, ठीक है। और BRC में कई CRC होते हैं, ठीक है। DRC से आ गए BRC में, BRC में कई CRC जुड़े होते हैं और एक CRC में कई स्कूल जुड़े होते हैं। इस तरह से इसका चेन होता है बना। अगला सवाल लें, उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है, तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपने साथियों को रिकमेंड भी करें। अगला सवाल लेंगे कि विद्यालय में शिक्षण के दौरान यदि किसी शिक्षक को अपने विषय में कोई कठिनाई होती है तो इसके समाधान का प्रयास सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले समाधान का प्रयास करेगा CRC, क्योंकि ये जो है सबसे छोटी इकाई है प्रशासनिक और अकादमिक दृष्टिकोण से देखें तो। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला सवाल, CRC के समन्वयक होते हैं संकुल स्तर पर उच्च योग्यता वाले चयनित शिक्षक, ये पहले के समय में होता था। डायट द्वारा चयनित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, ये BRP महोदय हुआ करते थे पहले के समय में। संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही समन्वयक होते हैं, ये तीसरा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल है कि प्रखंड साधन सेवी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड साधन सेवी का चयन किसके द्वारा होता है? तो इसमें देखिए बदलाव आ गया है, ये क्वेश्चन जो है अभी उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा ये एजेंसी के माध्यम से चयन होता है, ठीक है। एजेंसी के माध्यम से चयन होता है तो इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय की भूमिका होती है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। BRP के चयन हेतु आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? अभी देखिए आवश्यक योग्यताओं में है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, B.Ed की योग्यता होना चाहिए, तो पहला और दूसरा सही है।
यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित कार्यरत शिक्षक, तो कार्यरत शिक्षकों को अब हटा दिया गया है। अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष, ये भी गलत है क्योंकि रिटायर्ड टीचर को भी इसमें लिया जा रहा है। तो ए और बी दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज एक बार फिर से आया। डाइट का फुल फॉर्म बताना है, तो डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि डाइट की स्थापना हेतु परिकल्पना की गई किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई है ना। डिटेल क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की हुई है और इसके बारे में यहाँ पर भी देखिए एक नोट आ गया है, इसको देख लेंगे पहले। तो इस नोट पॉइंट में है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, इन दोनों के संबंध में क्या कहा गया है कि देश में शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात निर्मित कार्य योजना 1992 में देश के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की परिकल्पना की गई है। इसमें शिक्षक शिक्षा संस्थानों की अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संदर्भ में कार्यात्मक स्वायत्तता की परिकल्पना भी की गई थी। यह अपेक्षा की गई थी कि ये संस्थान देश भर में विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों को बेहतर गुणात्मक अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं नियमों के प्रति उत्तरदायी होंगे। सन 1987 में यह योजना जो है वो पूर्णतः केंद्रीय स्तर की योजना के रूप में अभिकल्पित की गई थी, जिसके तहत जो है सन 1989 ईस्वी में देश भर में 216 डाइट खोले गए थे। डाइट की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? अब देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा की और इसके स्थापना के उद्देश्य क्या थे? प्रारंभिक शिक्षा का विश्वव्यापीकरण सबसे पहला सही है। वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, ये भी सही है। सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये भी होता है। बीआरसी एवं सीआरसी का निरीक्षण, लेकिन निरीक्षण का कार्य नहीं करती है। ABC हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेंगे कि PTEC का फुल फॉर्म क्या है? PTEC यानी कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? पब्लिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर गलत है, प्राइमरी ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर गलत है, प्राइमरी टीचर एजुकेशन सेंटर गलत है। यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। अगला सवाल लेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने PTEC थे? यानी कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कितने थे? 51 थे, याद रखेंगे 51। अगला सवाल लेंगे, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त रखना, नहीं रखना, समय समय पे वहाँ भी प्रशिक्षण होता है। सेवा पूर्व आवासीय प्रशिक्षण देना, सही है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों का प्रशिक्षण देना गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब आ गया SCERT का फुल फॉर्म बताना है। तो SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर स्टेट सेंटर, ये तो सेंटर जैसे आगे गलत हो गया। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सही है। स्टेट सेंटर फॉर एजुकेशन, सेंटर नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे, SCERT की स्थापना की परिकल्पना की गई मुदालियर आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसकी परिकल्पना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व इसकी कार्य योजना 1992 में राज्य स्तर के उत्कृष्ट शैक्षिक संगठनों की परिकल्पना की गई थी ताकि वे राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का कार्य कर सकें। अगला सवाल है, SCERT के प्रमुख कार्य क्या हैं? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, SCERT में, ये तो सही है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का समग्र प्रबंधन करना, ये भी सही है। पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, ये भी सही है। मूल्यांकन हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना, SCERT परीक्षा का आयोजन नहीं करवाती, परीक्षा का आयोजन करवाने का जिम्मा BSEB का है। तो ABC हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा सही। देखिए परिषद के प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। स्कूल शिक्षा, सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और विशेष शिक्षा में सुधार करना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षकों को प्रशिक्षण देना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों को सेवा प्रशिक्षण प्रदान करना
इसमें पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार सेवा प्रदान करना तथा उनमें तालमेल बनाए रखना। शैक्षिक संस्थानों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना, TLMs तैयार करना। इसके अलावा शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधि में अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित करना। ये सभी SCERT के प्रमुख कार्य हैं। BSEB का फुल फॉर्म क्या है? तो BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। BSEB की स्थापना कब हुई थी? तो BSEB की स्थापना याद रखेंगे 1952 में हुई थी। BSEB का मुख्य कार्य क्या है? तो BSEB का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना नहीं, पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करवाएं ये भी नहीं, बिहार के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं DLED की परीक्षाओं को संचालित करवाना, ये सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। BSEB का मुख्य कार्य क्या है? ये एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं DLED की परीक्षाओं को ये संचालित करवाने का कार्य करती है। इसके अलावा भी हाल फिलहाल के समय में सक्षमता परीक्षा को भी BSEB के द्वारा करवाया गया है। BSEB के प्रमुख कार्य या दायित्व हैं राज्य के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये सही है। राज्य के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का काम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का होता है। इसके तहत कोड आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा है माध्यमिक स्तर तक की परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी सही है। DLED पाठ्यक्रम हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी सही है। B.Ed पाठ्यक्रम हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना नहीं, B.Ed चूँकि डिग्री कोर्स हो जाता है, ये विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कराया जाता है। इसमें BSEB का कोई रोल नहीं होता है। तो A, B, C तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न लेंगे, BSSB यानी कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद लेंगे कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का कार्य क्या है? तो बिहार में संस्कृत शिक्षा में डिग्री तक की पढ़ाई नहीं कराई जाती। इसमें बिहार में मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सही है। अन्य बोर्ड की तरह सामान्य विषयों की शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं, इसमें केवल संस्कृत शिक्षा। तो बिहार में मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य है। अगला सवाल लेंगे, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का कार्य क्या है? बिहार एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल, इसका कार्य क्या है? बिहार में शैक्षिक क्रांति लाना, बिहार में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन करना। जी हाँ, जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसका क्रियान्वयन करने का कार्य परियोजना परिषद का काम है। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, परियोजना परिषद। बिहार में विश्वविद्यालय स्तर तक की नहीं, विश्वविद्यालय की बात यहाँ पे नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड BSMEB, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, इन दोनों की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या है? पहला विकल्प है केवल उर्दू विषय की पढ़ाई नहीं, अरबी, फारसी एवं इस्लामी अध्ययन, सही। पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, ये भी सही। परीक्षाओं का आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन, ये भी सही। तो B, C, D चौथा विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला सवाल लेंगे, BBOS का फुल फॉर्म क्या है? तो BBOS यानी कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में इसको बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओपन मोड में पढ़ाई होती है। BBOS यानी कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, ठीक है। तीसरा विकल्प होगा यहाँ पे सही। अगला सवाल है कि BBOS के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला है उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान करना। दूसरा है विद्यालय एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को मुक्त विद्यालय शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, ये सही है। इसके बाद पहला भी तो सही है, माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाती है, उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट तक की, ठीक है। पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करना, पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करना, ये भी सही है। परीक्षाओं का आयोजन एवं परीक्षाफल
प्रकाशन करना। परीक्षाओं का आयोजन, ये भी तो सही है, परीक्षा का भी आयोजन करवाती है। यहाँ पे चारों विकल्प सही हो जाएंगे। अगला सवाल है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल कॉलेज तो नहीं होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तीसरा विकल्प सही है। ध्यान से इस तरह के सवाल को देखेंगे। अगला सवाल लेंगे कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान या शोध, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, और प्रशिक्षण परिषद को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करने, विशेषतः स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की तत्परता में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श और सहायता प्रदान करना। अगला सवाल लेंगे, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सही है। सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये भी सही है। शैक्षिक तकनीकों एवं शिक्षाई प्रक्रियाओं में नवाचार विकसित करना, सही है। स्कूली शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विकास करना, सही है। विद्यालय परीक्षाओं में सुधार करना, सही है। यानी कि ये सारे इसके कार्य हैं। एनसीईआरटी की संगठक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो डिटेल क्लास में इसका एनालिसिस किया गया है, डिटेल क्लास आप लोग देख लें अगर नहीं देखे हैं तो, या फिर आप हमारा गाइड बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें ये सारा कुछ डिटेल से दिया गया। तो एनसीईआरटी की संगठक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्था, सही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये इसकी संगठक इकाई नहीं है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, सही है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये भी इसका संगठक इकाई नहीं है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, सही है। ए, सी और ई, तीसरा विकल्प हमारा होगा यहाँ पे सही। अगला सवाल आएंगे कि एनसीईआरटी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। देखिए एनसीईआरटी पत्रिकाएं निकालती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इंडियन एजुकेशन रिव्यू, सही है। जर्नल ऑन इंडियन एजुकेशन, सही है। स्कूल साइंस, सही है। प्राथमिक शिक्षक, सही है। तरंग, ये तरंग नहीं है, तरंग एक प्रतियोगिता है जो खेल की प्रतियोगिता होती है हमारे विद्यालयों में। तो ए, बी, सी, डी यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा सही। अगला सवाल लेंगे कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। सीबीएसई का गठन कब किया गया था। तो सीबीएसई का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 1952 में किया गया था, 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया था। सीबीएसई का एक प्रमुख कार्य है सामान्य बच्चों को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना, नहीं, इसमें सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, ये एक कार्य है इसका। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की बात सीबीएसई में नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन सही है। सीबीएसई, इसको थोड़ा सा छोटा, सीबीएसई के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना। दूसरा है निजी विद्यालयों को उचित मापदंडों के आधार पर संबद्धता देना, ये सही है, ये भी तो सही है। देश में निजी शिक्षा को बढ़ावा देना, निजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात नहीं की जाती है। नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन करवाना, सही है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, बी और डी। पहला विकल्प यहाँ पे होगा सही। अगला सवाल है NIEPA का फुल फॉर्म क्या है। NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है।
और आपको इसके संबंध में एक इम्पोर्टेंट नोट ध्यान में रखना है कि अब जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA न्यूपा के नाम से नीपा जाना जाता है। ठीक है, इसके संबंध में डिटेल क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। NIEPA का गठन कब हुआ था, तो ध्यान में होगा कि NIEPA का गठन जो है 1962 में हुआ था। यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसका गठन 1962 में किया गया था, लेकिन फिर इसको जो है 2006 में इसका नाम जो है NUEPA किया गया। ठीक है, तो NUEPA यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसके द्वारा स्थापित भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। भारत सरकार ने इसके कार्यों को देखते हुए 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया और ये इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, पहला ऑप्शन सही है। नेशनल कॉलेज नहीं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नहीं, टीचर एजुकेशन, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। देखिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कह लें, यह भारत सरकार की संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में है और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर में है। ये चारों ही NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। NCTE के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, नियंत्रण एवं समन्वय, सही है। जितने भी टीचर ट्रेनिंग चलाने वाले संस्थाएं हैं उसका रेगुलेशन NCTE के द्वारा किया जाता है। स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड तथा मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण, सही है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना गलत है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति एवं संबंधीकरण से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, ये सही है। ABD सही है, पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन सी संस्था बिहार में मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रदान करती है? NIOS तो बिहार में है ही। BBOS भी है। BSEB ओपन एजुकेशन नहीं है। CBSE भी ओपन एजुकेशन प्रदान नहीं करती है। A और B यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे, निम्न में से कौन सी संस्था शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि वह संस्था NCTE है। NCTE केवल B हो जाएगा सही। शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान शिक्षा नीति का होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। और आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे करेंगे एंड। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने सभी साथियों तक रिकमेंड भी करेंगे ताकि उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।